तिब्बत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद हिमाचल, मैक्लोडगंज और सबसे पहले परम पूज्य दलाई लामा। लेकिन देश में बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि तिब्बती बस्तियां देश के अन्य हिस्सों में भी बसी हुई हैं। जैसे हमने पहले टिबेटन सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में बालाकुप्पे को दिखाया था, इस बार हम लेकर आए हैं पार्ट 2 डोंडलिंग टिबेटन सेटलमेंट। और ये इनकॉल की एक कोशिश है इन अनदेखी कहानियों, तिब्बती जनजीवन और उनके बसाव के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाए। वेलकम टू इनकॉल एंड जर्नी टू डोंडलिंग टिबेटन सेटलमेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2। कर्नाटक के चामराज जिले के कोलेगल तालुक में स्थित डोंडलिंग तिब्बती बस्ती तिब्बती लोगों के इतिहास और भारत सरकार की मदद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये बस्ती साल 1974 में बसाई गई थी। यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने घर से दूर होने के बावजूद अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन शैली को संभाल कर रखा है और काफी हिम्मत दिखाई है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के पास लगभग 3121 एकड़ जमीन में फैली यह बस्ती, जिसका मतलब है पूर्णता की भूमि, आज एक मजबूत और व्यवस्थित समाज बन चुकी है। पहले ये लोग शरणार्थी थे, लेकिन अब ये बस्ती दक्षिण भारत के माहौल और व्यवस्था के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई है। डोंडलिंग की शुरुआत 1959 की एक बड़ी घटना से जुड़ी है, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके कारण करीब 80,000 तिब्बती लोग, जिनमें 14वें दलाई लामा भी शामिल थे, अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस स्थिति के बाद भारत सरकार ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तिब्बती लोगों को बसाने के लिए व्यवस्था शुरू की। कर्नाटक इस काम का एक बड़ा केंद्र बना, जहां बाद में 5 मुख्य तिब्बती बस्तियां बसाई गईं। बालाकुप्पे में 2, डिक्की लारसो और लुंगसुंग समदिप्लिंग, मुंडगोड, हंसोर और कोलेगल, जहां पर डोंडलिंग है। डोंडलिंग की स्थापना साल 1974 में भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और मैसूर पुनर्वास एवं विकास एजेंसी MYRADA के मिलकर किए गए प्रयासों से हुई थी। इस काम में MYRADA ने खास भूमिका निभाई। उन्होंने जंगल की जमीन को साफ और शुरुआती बुनियादी सुविधाएं बनाने में मदद की। इसमें घर, सरकारी दफ्तर, अस्पताल और अंदर की सड़कों का निर्माण शामिल था। शुरुआत में यहाँ करीब 3160 लोगों को बसाया गया था। इन्हें 22 अलग अलग गांवों या शिविरों में रखा गया था। ये व्यवस्था आज भी बनी हुई है। ये ढांचा आज भी प्रशासन और समुदाय को संभालने में मदद करता है। समय के साथ इस बस्ती का विकास धीरे धीरे जमीन के अधिकार मिलने के साथ जुड़ा रहा। कई सालों तक यहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित जमीन अधिकार के बिना ही जीवन बिता रहे थे। लेकिन हाल के वर्षों में केंद्रीय तिब्बती राहत समिति CTRC और जिला प्रशासन के बीच जमीन के पट्टे से जुड़े कानूनी दस्तावेजों पर समझौता हुआ। इससे यहाँ के लोगों को रहने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित कानूनी आधार मिला है। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बस्ती बेहतर विकास ढांचा तैयार करना और लंबे समय की योजनाएं बनाना आसान हो गया है। डोंडलिंग बस्ती का स्थान बहुत खास है, क्योंकि यहाँ बिलिगिरिंग पहाड़ियों या BR हिल्स की तलहटी में स्थित है। ये पहाड़ियाँ पश्चिम और पूर्वी घाटों के बीच एक कड़ी की तरह काम करती हैं। ये इलाका समुद्र तल से लगभग 3345 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ का मौसम आसपास के मैदानों की तुलना में ठंडा और सुहावना रहता है। ये बस्ती ऊंची नीची और ढलानदार पहाड़ियों से घिरी हुई है। कई सालों की मेहनत के बाद इन घने जंगलों को खेती लायक जमीन में बदला गया है। ये क्षेत्र वर्षा छाया या रेन शैडो के इलाके में आता है, इसलिए यहाँ की जलवायु थोड़ी अलग है। यहाँ साल भर में लगभग 140 से 170 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन बारिश अक्सर कम और अनिश्चित रहती है। इसका असर पानी की उपलब्धता पर भी पड़ता है, जिससे खेती के लिए सिंचाई और पीने के पानी दोनों में परेशानी हो सकती है। यहाँ का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो पेड़ पौधों और जानवरों के लिए अनुकूल होता है। ये बस्ती बिलिगिरी रंगास्वामी, BRT वन्यजीव अभयारण्य और सत्यमंगल टाइगर रिजर्व के पास स्थित है, इसलिए यह एक बड़े प्राकृतिक क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी जैसे कई महत्वपूर्ण वन्य जीव आसपास या इस इलाके में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का जंगल से खेती के जमीन में बदलना सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं था, बल्कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी था। यहाँ बसने वाले लोगों को अपनी पुरानी हिमालयी खेती की तकनीकों को बदलकर दक्कन के सूखे और अलग माहौल के अनुसार ढालना पड़ा। इस बदलाव में सरकारी समितियों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ट्रैक्टर जैसी मशीनों की मदद दी, जिससे कठिन और ऊंची नीची जमीन को खेती के लायक बनाया जा सका। आज डोंडलिंग की यही पहाड़ियाँ एक खूबसूरत दृश्य बन चुकी हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव करने आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
ढोंडलिंग का प्रशासन एक खास तरह के मिश्रित मॉडल पर चलता है, जिसमें भारत सरकार की व्यवस्था और धर्मशाला में स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA दोनों की भूमिका होती है। ये दोहरी व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि बस्ती एक संगठित तरीके से चल सके और साथ ही अपने तिब्बती पहचान और अपनी निर्वासित सरकार के साथ जुड़ाव भी बनाए रखे। प्रशासन के केंद्र में एक सेटलमेंट ऑफिसर होता है जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA के गृह विभाग का प्रतिनिधि होता है। इस पद की कई जिम्मेदारियां होती हैं। सेटलमेंट ऑफिसर जैसे बस्ती का मुख्य प्रशासन संभालता है, लोगों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है और तिब्बती लोगों तथा बाहरी संस्थाओं जैसे भारत सरकार के बीच एक मुख्य कड़ी का काम करता है। साल 2024 के मध्य तक इस पद पर गेलके जंगने थे, जिन्होंने कई बड़े अधिकारियों के दौरे के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2025 की शुरुआत में नेतृत्व में बदलाव हुआ और चिमे दोरजे ने यह जिम्मेदारी संभाली। इस तरह नेतृत्व का लगातार बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बस्ती की व्यवस्था सही तरीके से बने रहती है और आज यहाँ की आबादी लगभग 4-4.5 हजार लोगों तक पहुँच चुकी है। ढोंडलिंग के 22 गांव एक व्यवस्थित प्रणाली के तहत चलते हैं, जहां हर गांव में चुने हुए समूह नेता या ग्रुप लीडर होते हैं। हर गांव में लगभग 25 से 35 परिवार रहते हैं। ये समूह नेता समुदाय और प्रशासन के बीच एक अहम कड़ी का काम करते हैं। वे लोगों से सामुदायिक फंड इकट्ठा करते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं और छोटे मोटे विवादों को गांव के स्तर पर ही सुलझाते हैं। खास बात यह है कि इन नेताओं का चुनाव राजनीति या वादों के आधार पर नहीं होता, बल्कि उनके अच्छे स्वभाव, ईमानदारी और समाज की सेवा करने की क्षमता पर किया जाता है। ये व्यवस्था बस्ती की रोजमर्रा के काम को अच्छे से चलाने में मदद करती है और अलग अलग गांवों के बीच एकता बनाए रखती है। ढोंडलिंग की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। इसके साथ साथ लोग मौसमी व्यापार और हस्तशिल्प का भी काम करते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। यह इलाका वर्षा छाया या रेन शैडो के क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ की खेती काफी हद तक मौसम और बारिश पर निर्भर करती है। इसी कारण यहाँ फसलों का चुनाव और खेती का तरीका भी उसी हिसाब से तय किया जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। जलवायु की वजह से किसान आमतौर पर साल में सिर्फ एक बार ही खेती कर पाते हैं, जो जुलाई अंत में मानसून आने पर होती है। एक ही बार की खेती होने से लगभग आमदनी बारिश और बाजार के दामों पर काफी निर्भर हो जाती है। यहाँ की मुख्य फसल मक्का है, जो पहाड़ी और अच्छी जल निकासी वाली जमीन में अच्छी तरह उगती है। इसके अलावा रागी, चावल और आलू भी उगाए जाते हैं। कुछ जगहों पर लहसुन और अलग अलग तरह के बाजरा भी उगाया जाता है, जिससे परिवारों की कमाई के अलग अलग साधन बनते हैं। इस पूरी व्यवस्था में यह सहकारी समिति की अहम भूमिका होती है। ये किसानों को ट्रैक्टर किराए पर देती है, मशीनों की मरम्मत कराती है और सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराती है और खेती से जुड़ी सलाह भी देती है, जिससे किसान इन कठिन वातावरण में बेहतर तरीके से खेती कर सकें। खेती से होने वाली आमदनी अक्सर लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती, इसलिए कई लोग अतिरिक्त कमाई के लिए मौसमी व्यापार करते हैं। इसमें सबसे बड़ा खास काम है स्वेटर बेचना। सर्दियों के समय लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर ऊनी कपड़े बेचते हैं। ये तिब्बती समुदाय की एक खास पहचान बन चुकी है। इससे परिवारों को अतिरिक्त पैसे मिलते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलता है और अगर खेती में नुकसान हो जाए तो उससे संभलने में मदद मिलती है। इसी वजह से सर्दियों में बस्ती काफी शांत हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग काम के लिए शहरों में चले जाते हैं। ढोंडलिंग में हस्तशिल्प बनाना सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने का एक तरीका भी है। यहाँ का तिब्बती हस्तशिल्प जो सरकारी समिति चलाता है, थंका चित्र पेंटिंग, हाथ से बनी ऊन, कालीन और अगरबत्तियां बनाता है। इससे बस्ती अपनी पहचान भी बनाए रखती है और आर्थिक रूप से मजबूत भी बनती है। नोरियांग जैसे संगठन यहाँ भी अहम भूमिका निभाते हैं, जो एक चैरिटेबल संस्था है जो भिक्षुओं और स्थानीय लोगों को काम देती है। यहाँ पूजा की चीजें, तिब्बती कपड़े और कालीन बनाए जाते हैं। इनसे होने वाली कमाई फिर से समुदाय में ही लग जाती है, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। इस तरह का साफ और ईमानदार काम दुनिया भर के लोगों को भी पसंद आता है, क्योंकि इससे सीधे इस समुदाय को मदद मिलती है। ढोंडलिंग की सबसे खास बात इसकी धार्मिक व्यवस्था है। यहाँ 5 बड़े मठ हैं: डोचन, तक्षम, ताना, धारग्याल और बायो। ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि पढ़ाई, परंपराओं को संभालने और समाज को जोड़कर रखने का केंद्र भी है। डोचन मठ यहाँ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मठ है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी परंपरा नियंगमा से जुड़ा है। तिब्बत में इसका असली मठ 1684 में बना था, लेकिन बाद में नष्ट हो गया। फिर दलाई लामा ने ढोंडलिंग में इसे दोबारा बसाने का फैसला किया। नया डोचन मठ 1985 में बनना शुरू हुआ और 1991
1996 में पूरा हुआ। ये बहुत ही सुंदर है, जिसमें पारंपरिक तिब्बती डिजाइन, बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं। यहाँ एक बड़ा प्रार्थना हॉल है जहाँ सैकड़ों भिक्षु एक साथ बैठ सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है 52 फीट ऊंची गुरु पद्मसंभव या गुरु रिनपोचे की मूर्ति, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। यहाँ 200 से ज्यादा भिक्षु रहते हैं जो पढ़ाई, ध्यान और पूजा में लगे रहते हैं। तानामठ भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है जो येल्पा काग्यू परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसका पुनर्निर्माण 2000 के बाद शुरू किया गया ताकि इस परंपरा को बचाया जा सके। यहाँ करीब 70 भिक्षु रहते हैं। इसमें रहने, खाने और पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं बनाई गई हैं। इन बड़े मठों के अलावा बस्ती के 22 गांवों में छोटे छोटे स्तूप और मणि दीवारें भी हैं। इन्हें शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यहाँ के त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम भी बहुत खास होते हैं। छम नाम का एक मुखौटा नृत्य जहाँ मुख्य आकर्षण है, जिसमें भिक्षु पारंपरिक कपड़े और मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। ये सिर्फ नृत्य नहीं होता बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान होता है जिसका मकसद बुरी शक्तियों को दूर रखना और अच्छे समय का स्वागत करना होता है। ढोल नगाड़ों की आवाज में मंत्रों का जाप, ओम मणि पद्मेहम से लिखे हुए प्रार्थना चक्रों को घुमाना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति को तिब्बती आध्यात्मिक जीवन के करीब ले जाता है। ढोंडलिंग में इलाज की व्यवस्था 2 तरह की है, आधुनिक और पारंपरिक। यहाँ आधुनिक अस्पताल है जहाँ सामान्य इलाज, आपातकालीन सेवा और टीकाकरण जैसी सुविधाएं खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी मिल जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ मेन तेसी खांग की एक शाखा भी है जहाँ पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा सोवा रिक्पा से इलाज किया जाता है। इसमें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तरीकों से इलाज किया जाता है और डॉक्टर नाड़ी देखकर बीमारियों का पता लगाते हैं। बुजुर्गों के लिए एक छोटा देखभाल केंद्र भी है जहाँ लगभग 30 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो अकेले हैं या जिनके पास कोई सहारा नहीं है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई संबोटा तिब्बती स्कूल सोसाइटी STSS के तहत होती है। बस्ती में छोटे बच्चों के लिए स्कूल और एक मुख्य स्कूल है जहाँ 10वीं तक पढ़ाई होती है। इन स्कूलों में बच्चों को सामान्य पढ़ाई के साथ साथ तिब्बती भाषा, संस्कृति भी सिखाई जाती है। बच्चे नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं जिससे उनकी पहचान बनी रहती है। यहाँ के कई बच्चे आगे चलकर बड़े शहरों जैसे मैसूर, हैदराबाद या बेंगलुरु में पढ़ाई करने जाते हैं। ढोंडलिंग एक संरक्षित क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ आने के लिए कुछ नियम है। विदेशी नागरिकों के लिए यहाँ PAP या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना जरूरी होता है। इसके लिए पहले से आवेदन करना पड़ता है और यात्रा के दौरान इसे साथ रखना होता है। भारतीय नागरिकों के लिए इस परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन पहचान पत्र रखना जरूरी होता है। पहुंचने का तरीका बहुत सिंपल है। ये बस्ती थोड़ी दूर और शांत जगह पर है, इसलिए यहाँ जाने के लिए योजना थोड़ी बनानी पड़ती है। बेंगलुरु से लगभग 4-5 घंटे अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो लग जाते हैं। मैसूर से लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं और बस और टैक्सी दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। रहने के लिए यहाँ गेस्ट हाउस और होम स्टे मिल जाते हैं। यहाँ का जीवन तिब्बती कैलेंडर के अनुसार चलता है। त्योहार और धार्मिक कार्यक्रम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोसर, जो कि तिब्बती नववर्ष है, के समय पूरा इलाका रंग बिरंगा हो जाता है। लोग घर तक साफ करते हैं, खास पकवान बनाते हैं और मठों में पूजा होती है। छम नृत्य यहाँ का खास आकर्षक है, जिसमें भिक्षु मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान जैसा होता है। ढोंडलिंग ने 1974 से लेकर आज तक एक लंबा सफर तय किया है और अब ये 4500 से ज्यादा लोगों तक एक मजबूत समुदाय बन चुका है। लेकिन आगे कुछ चुनौतियां भी हैं। खेती और स्वेटर व्यापार पर ज्यादा निर्भरता, जमीन के अधिकार को पूरी तरह और मजबूत करना, पानी और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और नई पीढ़ी में संस्कृति को बनाए रखना। आखिरी में ढोंडलिंग कर्नाटक का छुपा हुआ एक रत्न है। ये सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने अपनी पहचान बनाए रखी, संस्कृति और जीवन को पनपने दिया। ये जगह आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सुंदरता और मजबूत समाज का एक अनोखा संगम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनी रहेगी। थैंक यू।